मित्रों, आज हम नई शिक्षा नीति 2020 पर एक वीडियो आपको शेयर करना चाहते हैं कि इस नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बनाई गई है उसमें क्या नई चीज़ रखी गई है, पुरानी चीज़ से किस तरीके से इसे डिफ़र किया गया है और इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इस बारे में हम आपको बताएंगे। इसके पहले जो शिक्षा नीति थी 1986 में बनाई गई थी, उसी शिक्षा नीति के अंतर्गत जो ग्रेजुएशन कोर्स 2 साल का होता था वो 3 साल का कर दिया गया था और बहुत सारे सुधार किए गए थे जो सुधार 1992 तक चलते रहे और वही एजुकेशन पॉलिसी अभी तक इम्प्लीमेंटेड है, चल रही है। इस साल 2020 में हमारी केंद्र सरकार ने एक तो शिक्षा मंत्रालय बना दिया, जिसके पहले MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय से शिक्षा विभाग को अलग कर दिया। तो अब शिक्षा विभाग केंद्रीय विभागों का एक अंग है और जो नई शिक्षा नीति आई है उस नई शिक्षा नीति का स्ट्रक्चर भी पुरानी जो शिक्षा पद्धति चल रही है उससे बिल्कुल अलग है। तो हम ये आपको एक वीडियो शेयर करना चाहते हैं, उस बारे में आप अगर सीखेंगे तो अब जो स्ट्रक्चर आएगा वो 10+2+3+2 का नहीं है। वो जो स्ट्रक्चर है वो है 5+3+3+4। 5+3+3+4 ये 12वीं क्लास तक का ही है। इसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का स्ट्रक्चर अलग है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जो 5 है, इनिशियल 5 ईयर्स, वो किस में रहेंगे। तो इनिशियल 5 ईयर्स यानी प्रारंभ के जो 5 साल हैं बच्चे के, उसमें पहले 3 साल वो घर में रहेगा जैसे सब बच्चे रहते हैं। 3 साल से वो स्कूल ज्वाइन करेगा और वो जब स्कूल ज्वाइन करेगा तो उसके लिए वहाँ पर कोई पढ़ाई का पाठ्यक्रम नहीं होगा। वहाँ पर वो पढ़ाई का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ेगा, वो खेलेगा, कूदेगा, शैतानी करेगा, जो मन में आए वो करेगा, कपड़े गंदे करेगा, कपड़े फाड़ेगा। यानी उसको ये नहीं लगना चाहिए उसका बाल्यपन कहीं छीना जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि वो सभी हरकतें करेगा जो उस अवस्था में बालक करने के लिए प्रेरित रहते हैं। तो वहाँ पर कोई पढ़ाई की शर्त नहीं होगी, कोई तनाव नहीं होगा, उसको स्कूल में एक एंजॉयमेंट मिलेगा और इस वजह से वो स्कूल जाने की ओर अग्रसर होगा। उसका मन करेगा कि हम घर में ना रहें, हम सीधे स्कूल जाएं। अब जब कोर्स की पढ़ाई नहीं होगी तो कोई बोझ भी नहीं होगा उस पर। तो पहले 3 साल तो वो मस्ती करेगा स्कूल में। उसके बाद जो 2 साल हैं, वो 2 साल में 1 और 2 कक्षा यानी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, प्रथम कक्षा और द्वितीय कक्षा, उसमें पढ़ाई करेगा। और जब उसमें पढ़ाई करेगा तो उसमें भी कोर्स कंटेंट ऐसा रखा जाएगा कि उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम की वजह से कई बार लड़के डिप्रेशन में आ जाते हैं, रिलेटिव मेजरमेंट करने लगते हैं, अपने को कम आंकने लगते हैं। इसलिए कक्षा 1 और कक्षा 2 में कोई भी उसको एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, केवल पढ़ाई कराई जाएगी। यानी पढ़ाई से उसको अवगत कराया जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है। तो पहले 3 साल तक तो वो प्ले स्कूल जो कहा गया था वो 3 साल उसने बिताए और जो 2 साल थे वो 2 साल उसने बिना एग्ज़ाम के कक्षा 1 और कक्षा 2 की पढ़ाई की और वो कक्षा 2 क्लियर करवा दिया गया बिना किसी परीक्षा के। तो इस तरीके से उसके ये 5 साल जो प्ले स्कूल के थे वो पूरे हो गए और ये जो 5 साल तक का प्रोग्राम था स्कूल में वो कक्षा 2 तक पूरा हो गया उसका। इसके बाद कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, ये जो प्रेपरेटरी स्टेज कही जाएगी। पहले जो कक्षा 2 तक प्ले स्कूल बोला जाता था और कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 ये प्रेपरेटरी स्केल कही जाएगी, प्रेपरेटरी स्टेज जो 3 साल की होगी।
तो कहने का मतलब जो पूरा 5 साल का प्रोग्राम था वो हमने बताया प्ले स्कूल में, और जो 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज है जिसमें एग्जाम भी देगा बच्चा, वो पूरा मिला करके यानी 5+3 ये फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। यानी लड़का कक्षा 5 जब क्लियर कर लेगा तो ये माना जाएगा उसने फाउंडेशन स्टेज क्लियर कर ली है। अब 3, 4, 5 में जब वो पढ़ाई करेगा तो उसमें क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। मतलब जैसे यूपी का है, बिहार का है, तो इसमें हिंदी है क्षेत्रीय भाषा, तो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। फिर भी अगर कोई स्कूल राष्ट्रीय भाषा यानी राष्ट्रीय भाषा माने हिंदी इंग्लिश में भी पढ़ाई करवाना चाहता है तो वो भी पढ़ाई करवा सकता है। कहने का मतलब है स्कूल दबाव नहीं डालेगा कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, क्योंकि अभी जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं वो दबाव डालते हैं आपको इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ना है। इसलिए कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 में बच्चे को स्टडी के तौर तरीके से जोड़ने की प्रक्रिया अपनानी होगी। और क्षेत्रीय भाषा हिंदी भी हो सकती है, पंजाब वाले पंजाबी, मराठा वाले मराठी, ये भाषा इन भाषा में भी पढ़ सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट। इस स्टेज में उसे एग्जाम देने की शुरुआत होगी। कक्षा 3 में भी एग्जाम होगा, कक्षा 4 में भी एग्जाम होगा, कक्षा 5 में भी एग्जाम होगा। यानी वो एग्जाम के तौर तरीके से रूबरू होगा। वो एग्जाम कैसे होते हैं, कैसे लिए जाते हैं, इससे वो रूबरू होगा। तो ये प्रक्रिया जो पूरी हुई, जिसे हमने नाम दिया था फाउंडेशन स्टेज, ये 5+3 यानी बच्चा 8 साल का हो जाएगा तो फाउंडेशन स्टेज उसकी पूरी हो जाएगी। अब फिर आता है +3, तो +3 का मतलब अगले 3 साल, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, इसको नाम दिया गया है मिडिल स्टेज। इसको क्या नाम दिया गया है? मिडिल स्टेज। और मिडिल स्टेज में कुछ ज्ञान की वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त विषय पढ़ाए जाएंगे, जैसे कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कोडिंग, डिकोडिंग। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोग्राम भी तैयार किया है कि इस स्टेज के बच्चों के लिए क्या किया जाना चाहिए, कौन सा प्रोग्राम सही रहेगा। तो एक बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज या इन विषयों का फाउंडेशन नॉलेज होना चाहिए उसको। इसी तरीके से व्यावसायिक एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा। हमें मालूम है जब हम बचपन में होते तो खटिया बीनने किसी को बहुत शौक होता था, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक होता था, किसी को सिलाई का शौक होता था, किसी को फर्स्ट एड का शौक होता था। अलग अलग नाना प्रकार के शौक होते हैं। तो जो शौक होते हैं जिसे व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत लाया गया है, तो लड़का वो भी सब्जेक्ट पढ़ सकेगा। उसके बाद मैथ जैसे पढ़ता है वैसे पढ़ाई जाएगी, साइंस जैसे होती है वो पढ़ाई जाएगी, आर्ट जैसे होती है वो पढ़ाई जाएगी, और इंडियन लैंग्वेज का कोई एक सब्जेक्ट पढ़ सकेगा। इंडियन लैंग्वेज बहुत सारी लैंग्वेज है, अनुसूचित भाषाएं जो हैं, मैथिली है, हिंदी है, पंजाबी है, गुरुमुखी है, संस्कृत है, जो भी इंडियन लैंग्वेज है उसका भी एक भाषा उसे पढ़नी होगी। अब इसके बाद अगर आप देखें तो यहां पर जो उसका कंप्लीट हुआ वो 5+3+3 कंप्लीट हुआ। अब बात आती है +4 की। तो +4 को सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। सेकेंडरी स्टेज का मतलब कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12। तो सेकेंडरी स्टेज में अभी तक क्या होता था? अभी तक बोर्ड एग्जाम होते थे 10वीं में और 12वीं में। 9th और 11th में कॉलेज वाले करवा लेते थे, कई जगह नहीं करवाते थे, ऐसे नंबर चढ़ा दिए जाते थे। लेकिन अब नहीं है। अब ये एग्जाम तो होंगे लेकिन एनुअल बेसिस से नहीं होंगे, ये सेमेस्टर वाइज होंगे। सेमेस्टर वाइज अगर नहीं मालूम है तो सत्रार्ध के आधार पे होंगे, सत्र के आधार पे नहीं, माने हर 6 महीने पर एग्जाम होंगे। और ये सब एग्जाम 6 महीने के आधार पर जो मूल्यांकन किया जाएगा, उस मूल्यांकन के आधार पर ही लड़के का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। यानी 9वें में 2 एग्जाम, 10वें में 2 एग्जाम, 11वें में 2 एग्जाम, 12वें में 2 एग्जाम, यानी सेमेस्टर वाइज उसको एग्जाम देने पड़ेंगे। तो अब वो 5+3+3+4 के अंतर्गत इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट सेकेंडरी स्टेज को पार कर लिया इसने। तो अगर वो 5+3+3+4 पाठ्यक्रम को पूरा करता है, इसका मतलब उसने सेकेंडरी स्टेज क्वालिफाई कर लिया, जो आज की इंटरमीडिएट के बराबर है।
अब देखिए, अब अगर इसको देखें हम आगे, तो आगे हम पाते हैं इसके बाद भी अगर वो पढ़ाई रखना चाहता है, यहां पर एक चीज गौर करने की है कि 9 से 12 तक कोई स्टेज नहीं होगी। जैसे स्टेज का मतलब स्ट्रीम, जैसे साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड और एग्रीकल्चर, ऐसा कुछ नहीं होगा। लड़का जो चाहे मल्टीपल सब्जेक्ट में से चॉइस कर सकता है। जैसे आज क्या है, आज अगर मैथ वाला बायो लेना चाहे तो यूपी बोर्ड वाले कहते हैं मैथ वाला बायो नहीं ले सकता, या मैथ वाला कॉमर्स लेना चाहे तो कहेंगे मैथ वाला कॉमर्स कैसे ले सकता है, नहीं ले सकता। या साइंस स्ट्रीम का कोई पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता, उसे कहते हैं ये तो आर्ट साइड का सब्जेक्ट है, आपको कैसे मिल सकता है। लेकिन इस स्टेज में आप ये समझ लीजिए, जो ये आपकी स्टेज थी सेकेंडरी स्टेज, इसमें कोई स्ट्रीम नहीं है, कोई साइड नहीं है कि साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, मैथ के साथ अकाउंटेंसी कर सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं, साइकोलॉजी कर सकते हैं। तो अब ये जो चीजें होंगी ये रटंती विद्या पे नहीं होगी। आप सब्जेक्ट तो ले लेंगे, लेकिन ये नहीं आप रट के लिखाए और पास हो गए। अब आपको थिंकिंग डेवलप करनी होगी, आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी होगी। जैसे गांधी जी ने अगर मान लीजिए गर्म दलों का साथ दिया होता तो क्या होता, अगर ऐसा होता तो उसका परिणाम क्या होता, ऐसा नहीं होता तो उसके क्या कंक्लूजन्स रहते। तो मेन चीज है थिंकिंग पे। अब जो चीज आएगी वो थिंकिंग पे बेस्ड होगी, ताकि लड़के में शोध को बढ़ावा मिल सके, नई नई चीजों के बारे में वो सोच सके। इसलिए उसको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी होगी। और इसी के साथ एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकता है। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब क्या है, जर्मन पढ़ सकता है, फ्रेंच पढ़ सकता है, चाइनीज पढ़ सकता है। हालांकि चाइनीज के लिए सरकार ने भी इस थोड़ा सा माहौल खराब है, इसके रोक लगा रखी है। तो वो कोई भी फॉरेन लैंग्वेज इसके साथ में पढ़ सकता है। तो अभी तक क्या होता था, इंटर का लड़का केवल हिंदी पढ़ता था, इंग्लिश पढ़ता था, फॉरेन लैंग्वेज के बारे में तो जानता ही नहीं था। जर्मन क्या है, फ्रेंच क्या है, तो वो नहीं जानता था। अब वो फॉरेन लैंग्वेज इस सेकेंडरी स्टेज पे पढ़ सकता है। तो इस तरीके से जो आज का इंटरमीडिएट है कक्षा 12, उसके इक्विवेलेंट उसने सेकेंडरी क्लास क्वालिफाई कर ली। अब अगर लड़का मान लीजिए आगे पढ़ना चाहता है, तो जब आगे पढ़ना चाहता है तो स्टेज थोड़ी सी डिफर है। अब जो ग्रेजुएशन कोर्स है वो 4 साल का होगा। अभी तक ग्रेजुएशन 3 साल का है, और उस ग्रेजुएशन में भी कोई शाखा नहीं होगी, बीएससी है, बीकॉम है, बीए है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई स्ट्रीम नहीं होगी। क्योंकि इंटर में ही कोई स्ट्रीम नहीं थी, हेट्रोजीनियस सब्जेक्ट्स थे। और जब हेट्रोजीनियस सब्जेक्ट थे तो अब बीएससी में कहां से उसके पास होमोजीनियस आ जाएंगे, बीकॉम में कहां से आ जाएंगे, बीए में कहां से आ जाएंगे। इसलिए ऐसा सब नाम हटा दिए गए हैं, कोई भी नाम अब नहीं है उसमें। लेकिन अब ये 3 साल का नहीं होगा, अब वो ग्रेजुएशन का जो कंप्लीट कोर्स है वो 4 ईयर ड्यूरेशन का होगा। तो उसमें अब क्लासीफाई ये कर दिया गया है। अभी तक क्या होता था कि लड़का पहले 2 साल पढ़ता था, तीसरा बाई चांस उसने छोड़ दिया और उसको 3-4 साल बीत गए तो कहते थे तुम्हें ग्रेजुएट की डिग्री नहीं मिल पाएगी ग्रेजुएशन की, और आप फिर से करिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। अब ऐसा नहीं है। अब अगर लड़का 1 साल कंप्लीट कर लेता है ग्रेजुएशन कोर्स का, तो उसे ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उसका नाम होगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, मतलब ग्रेजुएशन कोर्स का 1 साल पूरा किया है। अगर वो 2 साल पूरे कर लेता है तो उसे कहेंगे ग्रेजुएट डिप्लोमा। ग्रेजुएट डिप्लोमा का मतलब है उसने ग्रेजुएशन कोर्स के 2 साल पूरे कर लिए हैं। और अगर 3 साल पढ़ लिया है इस ग्रेजुएशन कोर्स के, तो उसे कहेंगे ग्रेजुएट डिग्री। तो ये जो ग्रेजुएट डिग्री है यही एलिजिबल होगी जिन सरकारी सेवाओं में या कहीं भी स्नातक मांगते हैं, ग्रेजुएट मांगते हैं, वहां पर ये 3 इयर्स का जो है जिसे ग्रेजुएशन डिग्री कहेंगे, ये जॉब के लिए, कंपटीशन के लिए ही सुटेबल होगी। इसके बाद अगर 4था साल पूरा करता है वो, तो उसे कहेंगे ग्रेजुएट रिसर्च। मतलब 4था साल कंप्लीट होने पर उसे कहेंगे ग्रेजुएट रिसर्च। लेकिन कंपटीशन देने के लिए वो 3 साल ही सफिशिएंट है, पर्याप्त है। जहां स्नातक मांगते हैं, ग्रेजुएट मांगते हैं। अब उसने मान लिया 4 साल का ये ग्रेजुएट रिसर्च तक का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया। अब बात आती है वो आगे कैसे पढ़ेगा।
तो आगे वो करता है पोस्ट ग्रेजुएशन। जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सुधार किया गया है कि जो लड़का 3 साल का ग्रेजुएट डिग्री कोर्स किए था, 3 साल का, उसे तो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना पड़ेगा, और जो लड़का 4 साल का ग्रेजुएशन रिसर्च कोर्स किए था उसको केवल 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना पड़ेगा। कहने का मतलब अब भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मिला के टोटल पीरियड 5 साल का ही है। यानी पहले भी 3+2 था और अब है 3+2 या 4+1। तो इस तरीके से अब जो लड़का करेगा तो उसको पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री, अगर वो ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स 3 साल करके कर रहा है तो उसे मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल में, और अगर ग्रेजुएट रिसर्च की डिग्री करके वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल में। यानी टोटल 5 साल। अब भी एमफिल को नए शिक्षा नीति में बिल्कुल हटा दिया गया है। एमफिल की कोई कदर नहीं है। हालांकि डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट के लिए अभी भी डिग्री और पीजी क्लासेस को पढ़ाने के लिए एमफिल को हटा दिया गया है, लेकिन नई शिक्षा नीति में इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब पीएचडी 4 साल की कर दी है, जो शोध कार्य है वो 4 साल का कर दिया है। कोर्सेज में क्या कंटेंट होंगे ये तो नहीं अभी बताया गया है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बताना बाकी हैं। अभी तो केवल स्ट्रक्चर ही बताया गया है कि नई शिक्षा नीति का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो हमने आपके साथ शेयर किया। अब देखिए कुछ खास बातें भी इसमें हैं। इसमें एक चीज ये रखी गई है कि जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाया जाए। अभी केवल 3% लगता है, वो भी पूरा नहीं लगता। इसलिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का, तो जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की योजना है सरकारी। एक और खास चीज ये है कि अब सरकार ये जो प्राइवेट कुकुरमुत्तों जैसे स्कूल खुल गए हैं, कुछ तो लाखों में फीस वसूल करते हैं, एजुकेशनल इंडस्ट्री बना ली है, कुछ हजारों में वसूल करते हैं। तो इस पर इन स्कूलों पर सरकार की एक लगाम रहेगी। वो क्या करेगा कि इन पर मैक्सिमम फीस लेने की लिमिट फिक्स कर देगी कि आप जैसे आजकल वस्तुओं पे एमआरपी नहीं होता, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे कम ही लेना है, ज्यादा नहीं ले सकते। कहीं भी दुकानदार देखो एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकते। वही चीज इन स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर को गवर्नमेंट निर्धारित करेगी, उनको क्लासीफाई कर देगी। ए क्लास का स्कूल है, बी क्लास का स्कूल है, सी क्लास का स्कूल है, और इनके लिए जो अधिकतम निर्धारित फीस है वो ये रहेगी। तो स्कूल भी उससे ज्यादा फीस नहीं ले सकेंगे। अब जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा कोई मांगने लगा तो भाई गवर्नमेंट का तो हैंडल है ही कि इससे ज्यादा आप क्यों ले रहे हैं, तो अब स्कूलों की मनमानी बहुत ज्यादा नहीं चल पाएगी। मेन चीज यह है कि अब गवर्नमेंट ने खास चीज ये रखी है कि जो वोकेशनल एजुकेशन है उसमें प्रोजेक्ट करने पे जोर दिया है। अभी तक हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, क्या होता है, 4 साल का ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, बीटेक करके आया है, और अगर मान लीजिए चैन चढ़ानी पड़ जाए मोटरसाइकिल की या साइकिल की तो कहता है यार कोई मिस्त्री हो थोड़ी दूर पे उसको दिखा लें। बीटेक 4 इयर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हैं, लेकिन अगर स्विच लगाना है या तार जोड़ना है तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। माने प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है। वास्तविकता यह है कि कोर्स कितना भी कर लें, कितनी भी इंजीनियरिंग कर लें, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ऑलमोस्ट क्या है, जीरो है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश ऐसे लोग हैं। तो अब प्रोजेक्ट पे जोर दिया गया है कि लड़का शुरू से ही अपनी इंटरेस्ट का फील्ड चुन ले और उसमें वो आगे बढ़े ताकि वो अच्छा रिजल्ट दे सके। अब अगली चीज जो आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इवैल्यूएशन कैसे होगा। अभी तक क्या है, हमने एग्जाम लिया, सबमिट कर दिया, टीचर ने उसे जांच दिया, बस उसी से हमारा मूल्यांकन हो गया कि अच्छे नंबर मिले तो हम अच्छे हैं और बुरे नंबर मिले तो खराब हैं। एक लड़के ने नकल मार के पूरा अच्छा कर दिया तो टॉपर बन गया, क्लास में रोज लड़ाई करता है दोस्तों से, टीचर को गाली गलौज करता है, लेकिन वो लड़का अच्छा है क्योंकि नंबर उसके हैं अच्छे हैं। अब ये नहीं होगा। अब क्या होगा, अब जो इवैल्यूएशन होगा वो सिंगल स्टेज का नहीं है, केवल टीचर के हाथ का नहीं है, डिफरेंट स्टेजेस का इवैल्यूएशन रहेगा। क्यों? क्योंकि छात्र केवल मार्क्स पर ही रिजल्ट नहीं पाएंगे अपना,
सेल्फ इवेल्युएशन भी करेंगे। जैसे आजकल जो बड़े बड़े सेमिनार्स में हम लोग जाते हैं, वहां पे सेल्फ असेसमेंट सीट दी जाती है, जैसे फीडबैक दी जाती है, वैसे सेल्फ आप अपने में क्या देखते हैं, तो आपका अपने अंदर जो आपका विजन है वो क्या देखते हैं, तो सेल्फ असेसमेंट पे जोर दिया गया है। दूसरी चीज है क्लास में जो आपके क्लास फेलो हैं वो आपके बारे में क्या एसेस करते हैं, उनसे भी फीडबैक आपके बारे में ली जाएगी। तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आप क्लास में भी एक अच्छा व्यवहार, अच्छा बिहेवियर शो करेंगे। अच्छा बिहेवियर का मतलब है उनके साथ एक अच्छी समझ और अच्छे भाव से काम करेंगे, राइट अंडरस्टैंडिंग बनेगी उनके साथ, राइट फीलिंग बनेगी और नेचुरल हैप्पीनेस की भावना एक आएगी। तो सभी के साथ अच्छा संबंध रखेंगे। हर स्टूडेंट दूसरे छात्रों के साथ यह सोचकर अच्छा व्यवहार करेगा कि हमारा अगर इवैल्यूएशन वो कर रहा है तो उसका भी हमें इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, इसलिए वो आपस में द्वेष की भावना नहीं रखेंगे। तो मेन चीज है, अब इवैल्यूएशन केवल टीचर के हाथ में नहीं है, ये कई स्टेजेस का इवैल्यूएशन है। टीचर भी आपका इवैल्यूएशन करेगा, दूसरे छात्र भी आपका इवैल्यूएशन करेंगे, आप स्वयं अपना इवैल्यूएशन करेंगे, तब जाके आपका रिजल्ट बनेगा। अगली मुख्य बात यह है कि सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालय जो फेमस हैं उनको यहां आने की परमिशन दे दी है। उनके लिए लिमिट रखी, 50 करोड़ रुपए जमानत के तौर पे जमा करेंगे, तो उससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। विदेशी विश्वविद्यालय जब यहाँ आएंगे, अपने कैंपस यहाँ पे खोलेंगे, तो उनकी पढ़ाई अगर माने तो अच्छी होगी। अच्छे विश्वविद्यालय जब आएंगे तो अपने यहाँ के भी लोग कंपटीशन की फीलिंग रखेंगे और अपने यहाँ बेहतर व्यवस्था और पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि देश की प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा रोड मैप तैयार किया गया है देश की प्रगति के लिए, और इस रोड मैप को अगर हम साकार कर पाए तो दुनिया में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।